Hello everyone. My name is Bhagyashree and today we are going to continue remaining two types of operator. So first one is increment decrement operator. अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। अब यूनरी ऑपरेटर्स मीन्स क्या? तो यूनरी ऑपरेटर्स मीन्स ऐसे ऑपरेटर्स जिसको ऑपरेट करने के लिए सिंगल ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। अब इन ऑपरेटर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस प्लस और माइनस माइनस से। ठीक है। अब इन ऑपरेटर्स का यूज़ क्या है? तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ होता है वैल्यू को 1 से इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ होता है वैल्यू को 1 से डिक्रीज करने के लिए। ठीक है। सपोज हमारे पास में कोई एक वेरिएबल है ए, इसका वैल्यू है 5। ठीक है। तो इस वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू कितना स्टोर है? 5 वैल्यू स्टोर है। अब मुझे इस वैल्यू को अगर इंक्रीज करना है बाय 1, तो मैं इस पे अप्लाई करूंगी प्लस प्लस ऑपरेटर। मतलब मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेंशन करूंगी। तो उससे क्या होगा कि ये वैल्यू इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब ए में हमने इनिशियली वैल्यू क्या असाइन किया था? 5 दिया था। देन फिर हमने क्या किया? उस वैल्यू को इंक्रीज किया, तो आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू हमें कितना मिला? 6 मिला। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इसकी प्लेस पे हम ऐसे भी तो लिख सकते थे +1। तो इसमें भी क्या होता? वैल्यू इंक्रीज हो जाता 1 से। तो अब हमें ये देखना है कि प्लस प्लस लिखने में और a+1 लिखने में क्या डिफरेंस है। तो इसको एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं। तो सपोज करो यहाँ पर हमारे पास एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमने क्या किया? एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया इंटीजर ए, और इसको हमने वैल्यू कितना असाइन कर दिया? 5 वैल्यू असाइन कर दिया। अब 5 वैल्यू असाइन करने के बाद हमने क्या किया? a+1 किया। मतलब ए का वैल्यू 1 से इंक्रीज किया। आफ्टर दैट हमने क्या किया? इस वैल्यू को कंसोल पे प्रिंट किया। ठीक है। तो a इक्वल्स टू %d, देन कॉमा करके हम मेंशन कर देंगे उस वेरिएबल का नाम जिसका वैल्यू हमें प्रिंट करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया? इस वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलता है? तो ये देखो, a का वैल्यू हमें कितना मिला? 5 मिला। मतलब यहाँ पर हमने a+1 लिखा है। तो वैल्यू जो इंक्रीज हुआ सिर्फ ये पर्टिकुलर लाइन के लिए वैल्यू इंक्रीज हुआ। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में a वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है ना, वो इंक्रीज नहीं होगा। a का वैल्यू कितना है? 5, और उसमें क्या होगा? +1 होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन होने के बाद वैल्यू बफर मेमोरी में 6 होगी। राइट। मतलब बफर मेमोरी में जो कैलकुलेशन होता है वहां पर ये वैल्यू कितना होगा? 6 होगा। बट एक्चुअल मेमोरी में जहां हमने डेटा स्टोर किया है वहां पर ए का वैल्यू कितना रहेगा? 5 रहेगा। किस केस में? इस केस में। ठीक है। जब हम a+1 करेंगे। ठीक है। अब इसी के प्लेस पे हम अप्लाई करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया a++। ठीक है। अब a++ अप्लाई करने के बाद अगेन इस कोड को हम सेव करते हैं, देन एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो, प्लस प्लस अप्लाई करने के बाद वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। मतलब जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वैल्यू डायरेक्टली कहाँ पर चेंज होती है? एक्चुअल मेमोरी में वैल्यू चेंज होता है। ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बफर में कैलकुलेशन हो रहा है। यहाँ पर एक्चुअल मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू चेंज होगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से काम करेगा कि वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेगा और वापस से उसे काय में स्टोर कर देगा? ए में स्टोर करेगा। ए को 1 से इंक्रीज किया और वापस किस वेरिएबल में स्टोर कर दिया? ए में स्टोर कर दिया। तो ये जो सिंटैक्स है कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से? तो इंक्रीमेंट को हम अप्लाई कर सकते हैं प्री इंक्रीमेंट के फॉर्म में और पोस्ट इंक्रीमेंट के फॉर्म में। सेम वे में डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी हम प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब प्री इंक्रीमेंट जो होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले क्या करना है? इंक्रीज करना है। राइट। देन पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले वेरिएबल नेम आएगा, देन फिर इंक्रीमेंट साइन आएगा। ठीक। डिक्रीमेंट के केस में प्री डिक्रीमेंट एंड
पोस्ट डिक्रीमेंट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर ए क्या है, तो एक वेरिएबल है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर डिफरेंस ये देखते हैं कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। सेम वे में प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है ए, जिसका वैल्यू कितना है, 5 है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ए को प्री इंक्रीमेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया प्लस प्लस, और इस वेरिएबल का जो वैल्यू है यानी प्री इंक्रीमेंट वैल्यू है, वो हमने अनादर वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो वन मोर वेरिएबल बी हमने यहाँ क्रिएट किया और बी को असाइन कर दिया इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, देन यहाँ पर हम दोनों वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं बी का वैल्यू। ठीक है, तो पहले ए का वैल्यू प्रिंट होगा, देन बी का वैल्यू प्रिंट होगा। अब यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट, तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू मेमोरी में इंक्रीज होती है, देन फिर वैल्यू यूज होती है, यानी असाइन होती है, या फिर आपने कोई इक्वेशन में उसको यूज किया है तो देन वो यूज होगी। तो देखो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहले ए वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका वैल्यू होगा 5, राइट। देन अनदर वेरिएबल क्रिएट होगा बी, जिसमें कोई वैल्यू हमने असाइन नहीं किया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ए का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो हमने यहाँ पर मेंशन क्या किया है, प्री इंक्रीमेंट मेंशन किए, मतलब पहले वैल्यू इंक्रीज होगा। तो पहले वैल्यू मेमोरी में इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, 6, राइट। 6 वैल्यू होने के बाद देन फिर वो वैल्यू किसे असाइन होगा, बी वेरिएबल को असाइन होगा। तो अब ए वेरिएबल में वैल्यू कितना है, 6, तो बी में भी वैल्यू असाइन कितना होगा, 6 होगा। तो जब यहाँ पर हम वैल्यू प्रिंट करेंगे ए और बी का, तो ए का वैल्यू भी हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, एंड बी का वैल्यू भी कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो देखो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, तो इसको हमने एग्जीक्यूट किया, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ए का वैल्यू भी 6 है एंड बी का वैल्यू भी 6 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम प्री की जगह पोस्ट इंक्रीमेंट अप्लाई करें तो प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्री को रिप्लेस कर दिया पोस्ट इंक्रीमेंट से। अब पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि पहले वैल्यू को यूज करो देन इंक्रीज करो। ठीक है, तो अब देखो ये मेमोरी में किस तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 5 है। ठीक है, अब इंक्रीमेंट कौन सा हमने मेंशन किया हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट मेंशन किया है। अब पोस्ट इंक्रीमेंट मेंशन किया है तो उस केस में क्या होगा कि पहले वैल्यू असाइन होगी देन इंक्रीज होगी। मतलब पहले हम क्या करते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू को यूज करते हैं देन इंक्रीज करते हैं। तो पहले वैल्यू यूज होगी, मतलब पहले वैल्यू असाइन होगी। तो ए में कितना वैल्यू है, 5, तो 5 एज इट इज वैल्यू काय में स्टोर हो जाएगा, बी में स्टोर होगा। तो पहले वैल्यू यूज हो गया, अब इंक्रीज होगा। तो अब इंक्रीज होने के बाद ए वेरिएबल में वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब आफ्टर इंक्रीमेंट जब हम वैल्यूज प्रिंट करेंगे तो ए का वैल्यू होगा 6 और बी का वैल्यू कितना होगा, 5। ध्यान रखना है बी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है तब बी को वैल्यू असाइन हो रहा है। तो इस लाइन पे बी को जब वैल्यू असाइन किया गया तब ए में वैल्यू कितना था, 5 था। तो बी में कितना स्टोर हो चुका है, 5 स्टोर हो चुका है। तो आफ्टर असाइनमेंट असाइन वैल्यू होने के बाद फिर ए वेरिएबल में वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर बी का वैल्यू असाइन हो चुका है, ऑलरेडी बी में वैल्यू आ चुका है, तो बी में वापस से वैल्यू स्टोर नहीं होगा। हाँ, अगर हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट लाइन पे बी को अगेन ए का वैल्यू असाइन करते तो फिर ए का वैल्यू 6 होगा, राइट। बट अभी इस केस में अगर हम देखें तो बी में वैल्यू कितना रहेगा, एज इट इज 5 रहेगा, और सिर्फ ए का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आफ्टर इंक्रीमेंट ए का वैल्यू होगा 6 एंड बी का वैल्यू होगा 5। तो अब इसे हम सेव करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो आफ्टर एग्जीक्यूशन ए का वैल्यू हमें मिल गया 6 एंड बी का वैल्यू मिला 5। ठीक है, अब जिस तरीके से यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट अप्लाई किया, सेम वे में डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी अप्लाई होते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, तो प्री डिक्रीमेंट हम जब अप्लाई करते हैं तो जहाँ वैल्यू इंक्रीज हुई है 1 से, वहाँ वैल्यू 1 से डिक्रीज होती है। ठीक है, और पोस्ट डिक्रीमेंट में भी क्या होगा, वैल्यू 1 से डिक्रीज होगी। बट प्री में पहले वैल्यू डिक्रीज होगी देन असाइन होगी। ठीक है, इस केस में क्या होगा,
पहले वैल्यू यूज होगी यानी असाइन होगी, देन फिर डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसको भी हम एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं प्री डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर हमने प्री डिक्रीमेंट अप्लाई कर दिया, देन प्रोग्राम को सेव किया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ए का वैल्यू है 5, तो 5 वैल्यू जो है वो पहले डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्री डिक्रीमेंट अप्लाई किया है। तो पहले वैल्यू 1 से डिक्रीज होगा, 1 से वैल्यू डिक्रीज होने के बाद वैल्यू असाइन होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगा, तो ए का वैल्यू भी 4 प्रिंट होगा और बी का वैल्यू भी 4 प्रिंट होगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूशन रिजल्ट क्या है, ए का वैल्यू भी 4 है और बी का वैल्यू भी 4 है। ठीक है, अब सेम थिंग हम अप्लाई करते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट के लिए। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो पोस्ट डिक्रीमेंट अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा, पहले वैल्यू असाइन होगी। तो ए में वैल्यू कितना है 5, तो 5 पहले एज इट इज असाइन होगा, तो बी में आ जाएगा 5, देन फिर ए का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ए का वैल्यू डिक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा 4। तो इस केस में ए का वैल्यू होगा 4 बट बी का वैल्यू एज इट इज रहेगा 5। ठीक है, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखो आफ्टर एग्जीक्यूशन रिजल्ट क्या मिला हमें, ए का वैल्यू मिल गया 4 और बी का वैल्यू एज इट इज 5 मिला। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो है वो यूज होते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है टर्नरी ऑपरेटर। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा यूनरी ऑपरेटर, तो यूनरी ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए कितने ऑपरेंड रिक्वायर्ड है, ओनली सिंगल ऑपरेंड रिक्वायर्ड है। ठीक है, सेम वे में टर्नरी ऑपरेटर को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें 3 ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन से। ठीक है, ये दोनों सिंबल एट अ टाइम यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम इसे मेंशन कैसे करते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं एक्सप्रेशन 1, देन क्वेश्चन मार्क, देन एक्सप्रेशन 2, देन कॉलन, देन एक्सप्रेशन 3, देन सेमीकोलन। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होता है तो एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट अगर ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा और एक्सप्रेशन 3 जो है वो स्किप होगा। ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन 1 सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, एक्सप्रेशन 1 का जो रिजल्ट है अगर वो रिजल्ट ट्रू रहा तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा और एक्सप्रेशन 3 स्किप होगा। अगर एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट फॉल्स होता है तो रिजल्ट फॉल्स होने पर कौन सा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। उस केस में एक्सप्रेशन 2 जो है वो स्किप होगा और एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। मतलब ट्रू होने पर एक्सप्रेशन 2 चलेगा, एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट अगर फॉल्स होता है तो उस केस में एक्सप्रेशन 3 चलेगा। तो जब हम टर्नरी ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो एक्सप्रेशन 1 ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है। एक्सप्रेशन 1 का जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा या 3 होगा। एट अ टाइम 2 और 3 में से कोई भी एक ही एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट अगर ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 चलेगा, एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट अगर फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 चलेगा। मतलब इन दोनों में से एट अ टाइम कोई एक ही एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा और अनदर एक्सप्रेशन जो है वो स्किप होगा। ठीक है, तो चलो अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है ए। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमने दे दिया 5 और अनदर वेरिएबल हम ले लेते हैं बी, इसका वैल्यू हमने दे दिया 6। तो यहाँ पर हम इसे वैल्यू असाइन कर देते हैं 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक एक्सप्रेशन मेंशन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया, जनरली एक्सप्रेशन 1 जो होता है कोई कंडीशन होता है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि आप सिर्फ एक कोई कंडीशन ही दो, उसकी जगह आप और कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दे दिया ए इज ग्रेटर देन बी। अब उसके बाद यहाँ पर हम 2 मैसेजेस प्रिंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम मैसेज दे देते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू रहा तो कौन सा वैल्यू ग्रेटर होगा, ए का वैल्यू ग्रेटर होगा। तो यहाँ हम मैसेज दे देते हैं ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है,
और सपोज़ करो कि अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स होता है, तो उस केस में कौन-सा वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा? बी का वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं बी इज़ ग्रेटेस्ट। ठीक है? तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ये मैसेजेस प्रिंट कर दिए। देन लास्ट में हमें क्या करना है? सेमीकोलन मेंशन करना है। ठीक है? अब देखो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, यहाँ पर ए को असाइन किया 5 और बी को असाइन किया 6। अब इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। अब कंडीशन फॉल्स होगी तो मैसेज क्या प्रिंट होगा? बी इज़ ग्रेटेस्ट प्रिंट होगा। ठीक है? अब सपोज़ करो कि मैंने ए का वैल्यू 50 कर दिया, तो ए का वैल्यू 50 करने के बाद क्या होगा? ए का वैल्यू ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू बी। तो उस केस में ये कंडीशन ट्रू होगा, तो कंडीशन ट्रू होगा तो मैसेज क्या प्रिंट होगा? ए इज़ ग्रेटेस्ट प्रिंट होगा। अब अभी हम इन वैल्यूज़ के लिए इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो इस प्रोग्राम को हमने सेव किया, देन इस प्रोग्राम को हम एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आफ्टर एग्ज़ीक्यूशन देखो यहाँ पर मैसेज क्या प्रिंट हुआ? बी इज़ ग्रेटेस्ट। तो देखो यहाँ पर ए का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू कितना है 6, तो सी एक जो बी का वैल्यू है वो ग्रेटर है, तो मैसेज किसके लिए प्रिंट हुआ? बी के लिए मैसेज प्रिंट हुआ। ठीक है? अब मैंने यहाँ पर क्या किया? वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। जैसे मैंने ए का वैल्यू कर दिया 50। 50 करने के बाद हमने प्रोग्राम को सेव किया, देन वापस से सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। अब जैसे ही हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो ये रिजल्ट चेंज हो गया है। अब रिजल्ट क्या शो कर रहा है? ए इज ग्रेटेस्ट शो कर रहा है। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो ए का वैल्यू क्या है? ग्रेटेस्ट है। ठीक है? तो टर्नरी ऑपरेटर कुछ इस तरीके से काम करता है, मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है उसका रिजल्ट अगर ट्रू है तो सेकंड एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर फॉल्स है तो यहाँ पर एक्सप्रेशन 3 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है? अब यहाँ पर ये जो टर्नरी ऑपरेटर है इसका हम लोग नेस्टिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, एक सिंगल कंडीशन दिया है, कंडीशन ट्रू होगा तो एक रिजल्ट प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो अनदर रिजल्ट प्रिंट होगा। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि टर्नरी ऑपरेटर का नेस्टिंग भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब नेस्टिंग किस तरीके से अप्लाई करेंगे? तो नेस्टिंग अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर वन मोर वेरिएबल हमने क्रिएट किया सी वेरिएबल, और सपोज सी वेरिएबल को हमने यहाँ पर वैल्यू दे दिया 7। ठीक है? अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ऐसा कंडीशन लिखना है जिसमें ये तीनों वेरिएबल को हम कंपेयर करेंगे और आफ्टर कंपैरिजन जो भी वेरिएबल का वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा वो वैल्यू हम क्या करेंगे, कंसोल पे प्रिंट करेंगे। ठीक है? जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर हमने जो वैल्यूज़ हार्ड कोडेड किए तो इसकी प्लेस पे हमने यूज़र से डेटा लिया। तो एक काम करते हैं, अकॉर्डिंगली हम प्रोग्राम में ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हार्ड कोड वैल्यूज़ ना करके हम डेटा किससे ले लेंगे, यूज़र से ले लेंगे। तो ए, बी एंड सी 3 वेरिएबल्स हमने यहाँ क्रिएट कर दिए। 3 वेरिएबल क्रिएट करने के बाद यूज़र को हम मैसेज दे देते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक है? तो यहाँ पर यूज़र क्या करेगा, तीनों वेरिएबल का जो वैल्यू है वो एंटर करेगा। ठीक है? अब वैल्यूज़ एंटर करने के बाद उन वैल्यूज़ को हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं स्कैनफ फंक्शन। अब यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हम स्कैन कर रहे हैं, वो तीनों का टाइप क्या है, इंटीजर। तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 इंटीजर स्पेसिफायर मेंशन करेंगे। अब फर्स्ट वैल्यू हमें कहाँ स्टोर करना है, ए में, तो लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए। सेकंड वैल्यू स्टोर करना है बी में, तो एड्रेस ऑफ बी। एंड थर्ड वैल्यू हमें स्टोर करना है सी में, तो उसके लिए हम मेंशन करेंगे एड्रेस ऑफ सी। ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या होगा कि तीनों वैल्यू तीनों वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब यूज़र इन तीनों वेरिएबल्स का क्या वैल्यू दे रहा है वो हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ फाइंड आउट क्या करना है कि इन तीनों में कौन सा वैल्यू ग्रेटेस्ट है। ठीक है? तो उसके लिए हमें यहाँ पर इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन बनाते हैं यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। अब यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल है। फर्स्ट है ए वेरिएबल, सेकंड है बी वेरिएबल और थर्ड है सी वेरिएबल। हमें फाइंड आउट करना है तीनों में कौन से वेरिएबल का वैल्यू ग्रेटेस्ट है। तो हम दो के पेयर में इनको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ए एंड बी को। अब देखो यहाँ पर हमने कंडीशन क्या दिया, ए इज ग्रेटर देन बी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू रहा
तो कर्सर कहाँ जाता है? क्वेश्चन मार्क के बाद। तो क्वेश्चन मार्क के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ए को कंपेयर करेंगे सी के साथ। देखो, हमें ये अगर चेक करना है कि ए का वैल्यू ग्रेटेस्ट है कि नहीं, तो हमें क्या करना होगा? ए को बी से भी कंपेयर करना होगा और ए को सी से भी कंपेयर करना होगा। तो हमने पहले ए को बी से कंपेयर किया। अगर ए का वैल्यू बी से ग्रेटर रहा, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? ए को कंपेयर करेंगे सी से। अब अगर ये भी कंडीशन ट्रू रहा, तो फिर हम क्या करेंगे? प्रिंटफ के थ्रू यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देंगे, ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, इस तरीके से। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स रहा, तो उस केस में कौन से वेरिएबल का वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा? सी का। कैसे? देखो, तीन वेरिएबल है हमारे पास, ए बी एंड सी। फर्स्ट कंडीशन हमने चेक किया, ए इज ग्रेटर देन बी। अब अगर फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हुआ, इट मीन्स ए का वैल्यू ग्रेटर है बट बी का वैल्यू जो है एज कंपेयर टू ए लेस है। तो ए के कंपेयर में बी का वैल्यू अगर लेस है, तो बी का वैल्यू ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता है। तो उसको हमने हटा दिया। अब बचा क्या? ए और सी। तो ए और सी को हमने कंपेयर किया। अब अगर ए का वैल्यू ग्रेटर है सी से, तो मैसेज प्रिंट क्या होगा? ए इज ग्रेटेस्ट। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का वैल्यू जो है वो लेस है एज कंपेयर टू सी। तो ग्रेटेस्ट कौन सा वैल्यू होगा? सी का वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा। तो आफ्टर कॉलन हम यहाँ पर मैसेज दे देंगे, सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर क्या होगा? ये कंडीशन अगर ट्रू रहा, तो ये वाला कंडीशन चेक होगा ट्रू होने के बाद। अगर ये कंडीशन ट्रू रहा, तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, और ये कंडीशन अगर फॉल्स रहा, तो ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब ये इतना पोर्शन जो है यहाँ पर हमने जो मेंशन किया, ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब फर्स्ट कंडीशन ट्रू है। अब सपोज करो कि फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, तो उस केस में क्या होगा? तो फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, तो कर्सर कहाँ जाएगा? ये कॉलन के बाद। ये देखो, ये कंडीशन के लिए ये क्वेश्चन मार्क है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगा, तो इसके क्वेश्चन मार्क के बाद जो आपने प्रोसेस लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला प्रोसेस जो है ये एग्जीक्यूट होगा। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कॉलन दिया है, तो ये कॉलन के बाद वाला जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा। अब देखो, ए बी सी तीन वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, ए बी सी तीन वेरिएबल है। अब हमने ए और बी को कंपेयर किया। ए और बी को कंपेयर करने के बाद में अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, तो कंडीशन फॉल्स से मतलब ए का वैल्यू लेस है एज कंपेयर टू बी। तो लेस है तो ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता है, तो उसको हमने हटा दिया। अब बचे कितने वेरिएबल? दो वेरिएबल, बी और सी। तो उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर कॉलन के बाद हम लिखेंगे बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो कॉलन के बाद हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया बी इज ग्रेटर देन सी। अब यहाँ पर कंडीशन है, तो अगेन दो सिचुएशंस आती है कि या तो ये कंडीशन ट्रू होगा या तो फिर ये कंडीशन फॉल्स होगा। अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो गया, तो कौन सा वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा? तो उस केस में ग्रेटेस्ट होगा बी का वैल्यू। तो यहाँ हम मैसेज दे देंगे बी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, बट अगर कंडीशन फॉल्स होता है, तो उस केस में कौन सा वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा? सी का वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट कर देंगे, सी इज ग्रेटेस्ट। देन लास्ट में सेमीकोलन। तो अब देखो, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, ठीक है, तो ये कंडीशन के फॉल्स होने पर कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा? ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अगर कंडीशन फर्स्ट वाला जो है वो ट्रू होगा, तो ये जो रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ है वो वाला प्रोसेस चलेगा। फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स होता है, तो जो ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है वो वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब उसके अंदर एक और कंडीशन हमने दिया है। अब ये वाला कंडीशन अगर ट्रू रहा, तो ये प्रोसेस चलेगा, ये कंडीशन फॉल्स रहा, तो ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, सेम वे में यहाँ पर ये कंडीशन अगर ट्रू रहा, तो ये प्रोसेस चलेगा, ये कंडीशन अगर फॉल्स रहा, तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। अब सेम थिंग को हम कोडिंग में भी अप्लाई करते हैं, देन उसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अप्लाई किया,
तो 3 वेरिएबल का वैल्यू हमने यूज़र से स्कैन कर लिया। अब यहाँ पर अगर ए का वैल्यू ग्रेटेस्ट, यहाँ पर ए और बी का वैल्यू कंपेयर किया, ए का वैल्यू ग्रेटेस्ट रहा तो हमें किसे कंपेयर करना है? ए और सी को। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे ए इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक है? अब अगर ये भी कंडीशन ट्रू होता है तो अगेन क्वेश्चन मार्क के बाद हम लोग क्या मेंशन करेंगे? ए इज़ ग्रेटेस्ट। तो ए इज़ ग्रेटेस्ट बट कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो यहाँ पर हमें मेंशन करना होगा कॉलन के बाद सी इज़ ग्रेटेस्ट। ठीक है? देन यहाँ पर अगेन कॉलन, अब कॉलन के बाद हमें क्या करना है? बी और सी को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे बी और सी को। तो बी इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक है? अब जिस तरीके से यहाँ पर हमने मेंशन किया उसी तरीके से यहाँ पर भी मैसेजेस मेंशन कर देंगे। तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो कौन सा मैसेज प्रिंट करेंगे हम? बी इज़ ग्रेटेस्ट प्रिंट करेंगे और कंडीशन फॉल्स होता है तो प्रिंट करेंगे सी इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है? देन सेमीकोलन, देन हमने इसको सेव किया, ठीक है? चलो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ए, बी और सी का वैल्यू एंटर करना है। तो यहाँ पर मैंने ए का वैल्यू दे दिया 10, देन बी का वैल्यू एंटर कर दिया 20, देन सी का वैल्यू दे दिया 30, ठीक है? तो अब देखो मैसेज क्या प्रिंट हुआ? सी इज़ ग्रेटेस्ट। अब वापस से इसको अनदर वैल्यू के लिए टेस्ट करते हैं। तो फिर से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। हमने ए का वैल्यू दे दिया 30, बी का वैल्यू दे दिया 20 और सी का वैल्यू दे दिया 10। तो अभी ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा दिया हमने? ए का दिया है। तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो गया ए इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है? तो इस तरीके से हम टर्नरी ऑपरेटर का नेस्टिंग जो है उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आई होप सारे पॉइंट्स सभी को क्लियर हो गए। इन केस you have any doubt then please write in a comment section. Thank you.